नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अकेडमी, नोद आर्यस अकेडमी के एग्जाम पार अब की बार को। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, और राजनीतिक विज्ञान के अंदर आज हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण प्रशासन या फिर नगरीय स्वशासन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। आज हम पंच सरपंच किस तरह से चुने जाते हैं। आज हम बात करेंगे शहरी निकायों की। शहरी निकायों में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, चाहे वो ग्रामीण प्रशासन हो या शहरी प्रशासन हो, ग्रामीण प्रशासन के अंदर जो जो 3 स्तरीय व्यवस्था है, एक ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति और तीसरी जिला परिषद। आज हम तीनों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नगरीय प्रशासन की बात करें तो नगर पालिका, नगर परिषद और इनकी भी हम आज बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो अभी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो गई थी, और वैदिक काल में भी ग्रामों का उल्लेख मिलता है। गांवों को जो है वैदिक काल के अंदर ग्रामीणी कहते थे। काल के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। काल में भी, बौद्ध काल में भी ग्राम भोजक शब्द मिलता है। वैदिक काल में ग्राम भोजक, और मौर्य काल में ग्रामिक कहते थे। ग्राम प्रशासन की इकाई को, ग्राम में जो प्रशासन की जो इकाई होती थी उसे ग्रामिक कहा जाता था। जैसे आज ग्राम पंचायत होती है, तो मौर्य काल में ग्रामिक, वैदिक काल मीणी कहते थे, और बौद्ध काल में इसे ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में हो चुका था मौर्य काल के अंदर ग्रामिक जो है। मुगल काल के अंदर ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भी ग्राम ही था। ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करता था मुगल काल के अंदर, और उस समय गांव पर जो प्रशासक हुआ करता था, उस प्रशासक को खुत कहते थे। खुंत या मुकद्दम कहते थे, या चौधरी भी कहते थे। इन 3 नामों से जानते थे मुगल काल के। गवर्नर और वाइसराय लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल भारत में 1884 लेकर 1884 के दौरान रहा था। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। स्थानीय स्वशासन का गठन जो है इन्होंने किया था, और इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और प्रथम वाइसरॉय भी रहे थे। यानी कि गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन में यही आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में स्थानीय निकायों की स्थापना को कानूनी रूप दिया गया था। 1919 के अंदर जो है 1919 को अंदर चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। चेम्सफोर्ड अधिनियम में स्थानीय निकायों को जो है, स्थानीय निकाय की स्थापना को जो है परंतु दिया गया था, परंतु राज्य या रियासत की इच्छा पर उनका गठन छोड़ दिया गया था, कि राज्य या रियासत चाहें तो करें, नहीं चाहें तो गठन नहीं करें। ये उन पर गठन जो है राज्य या रियासत पर छोड़ दिया गया था। तो ज़्यादातर रियासतों ने जो है इसका गठन नहीं किया था। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले बीकानेर रियासत ने 1928 ईस्वी में कानून बनाया था इसके ऊपर। बीकानेर रियासत ने, राजस्थान में सबसे पहली रियासत थी बीकानेर रियासत, जिसने 1928 में कानून बनाया था राजस्थान के अंदर स्थानीय स्वशासन के ऊपर। इसके बाद 1938 राज्य ने 1938 में कानून बनाया था।
बीकानेर के बाद में जयपुर ने भी 1938 में यानी कि उसके 10 साल बाद स्थानीय स्वशासन को कानूनी रूप दिया था। स्वतंत्रता के बाद संविधान के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के अंतर्गत निर्माण में जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे और डीपीएसपी में होने के कारण लागू करना अनिवार्य नहीं था। डीपीएसपी होने के कारण इस चीज को लागू करना पंचायत को लेकिन उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 40 में संविधान के अंतर्गत। गांधी जी ने जो है कम से कम शासन की वकालत, इस बात की वकालत की थी। गांधी जी ने कहा था कि शासन जो है कम होना चाहिए, जबकि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जो है 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची के अंदर वे कानून रखे गए थे जो जिन पर केंद्र का अधिकार था, राज्य सूची में वे जिन पर राज्य का अधिकार था, और संवर्ती सूची में वो चीज थी जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते थे। तो ऐसे में पंचायतों का जो ग्राम पंचायतें थी वो राज्य सूची के अंतर्गत आई थी। 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची का बेसिस ग्राम पंचायतें राज्य सूची का बेसिस हैं, ये कह सकते हैं। 40वें अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों हेतु गठन किया। इस राजस्थान में स्थानीय स्वशासन को यानी कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1953 बनाया गया था। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत 40 में ग्राम पंचायतों के लिए गठन के लिए बात कही गई थी। अब इसके आधार पर राजस्थान में एक अनुच्छेद बनाया गया, पंचायती राज अधिनियम 1953 बनाया गया। इसमें जो है ग्राम पंचायतों के लिए कानून बनाया। चुनाव कराना अनिवार्य नहीं था, इसमें भी चुनाव कराना अनिवार्य नहीं था, लेकिन राजस्थान में फरवरी 1954 में पहली बार पंचायतों के चुनाव हुए थे। राजस्थान में पहली बार पंचायतों के चुनाव फरवरी 1954 में हुए थे। पंचायती राज अधिनियम, पहला अधिनियम जो है 1953 में बनाया गया था और चुनाव जिसके अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य नहीं था। इसके बाद में 1947, सबसे पहले 1947 में जो है आज़ादी मिली। 50 में संविधान बनकर लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1952 में चुनाव संपन्न हुए। विधानमंडल के चुनाव जो है 1952 में संपन्न हुआ। राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होती है। इस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है इसके सामने अब चुनौती थी, दो तरह की चुनौतियां थी राजनीतिक व्यवस्था के सामने, एक आंतरिक चुनौती, एक बाहरी चुनौती। गेट बंद कर जाइए। राजनीतिक और बाहरी दो चुनौतियां थी। आंतरिक और बाहरी चुनौती थी। आंतरिक जो चुनौती थी उसके अनुसार आंतरिक चुनौती ये भूख, गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। तो इन सब से तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए और विधानमंडल चुना गया था। जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई थी, जो सरकार चुनी गई थी, उसके सामने बाहरी चुनौती ये थी कि एक तो शीत युद्ध चल रहा था। दुनिया जो है दो धड़ों में बटी हुई थी, एक अमेरिकन ग्रुप और एक सोवियत संघ का दो ग्रुपों में बटी हुई थी। शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो शीत युद्ध से खुद को बचाना एक समस्या थी, बाहरी चुनौती थी। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान हमेशा ही हमारे सामने चुनौतियां, ये दो भी चुनौती थी। तो बाहरी चुनौतियों में जो है शीत युद्ध, चीन और पाकिस्तान चुनौती थी। इनसे बार-बार चीन और पाकिस्तान से बार-बार युद्ध हो रहे थे। जबकि आंतरिक चुनौती के अंदर भूख, गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या जो है सरकार के समक्ष जो है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुए, प्रारंभ किए गए, लेकिन उनमें जो है असफलता मिली। 1952 में जो है ग्राम समुदाय बनाए गए और 1952 के अंदर ग्राम विकास के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। लेकिन 1957 में जो है इसकी
असफलता मिली जब इसकी जांच की गई। 1957 में जब जांच की गई तो इसमें असफलता मिलती हुई दिखाई दी। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने जांच प्रारंभ करी और नवंबर 1957 में जो है इसकी रिपोर्ट उन्होंने पेश करी। हाँ जी, बलवंत राय मेहता समिति ने जनवरी 1957 में गठन किया गया और नवंबर 19 बलवंत राय मेहता समिति ने जो है रिपोर्ट पेश करी और इस रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण नेतृत्व, रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ग्रामीण नेतृत्व को विकसित करना आवश्यक है। इस हेतु स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। पंचायत और ग्राम पंचायत जो है प्रत्यक्ष, ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन हो और पंचायत जिला परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गठन हो। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतों का विकास किया जाए, ग्राम पंचायतों का विकास किया जाए। ग्राम पंचायतें तो प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाए, लेकिन जिला परिषद और जिला पंचायत समिति जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी जाए। ऐसी सिफारिश करी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। विकास के समस्त कार्य जो है इन ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा। यानी कि उन्होंने कहा जनता ग्राम पंचायत को जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने और ग्राम पंचायत में पंच और सरपंचों को चुना जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद में अप्रत्यक्ष चुनाव हों पंचायत समिति के, यानी कि प्रधान के सदस्यों, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के और जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव जो है अप्रत्यक्ष हों। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है सिफारिश की गई थी, जिससे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू हो जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में इसे स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय विकास 1958 में जो है इसे स्वीकृति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्घाटन किया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से बगदरी नाम के ग्राम पंचायत से किया गया। बगदरी ग्राम पंचायत से जो है इस चीज का उद्घाटन किया गया। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। यानी कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्घाटन किया गया, यानी कि ग्राम पंचायतों के उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी में 2 अक्टूबर 1959 को उद्घाटन किया। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ, यानी कि पहला राज्य राजस्थान बना, जहां 2 अक्टूबर की शुरुआत हुई। उसके 9 दिन बाद में जो है आंध्र प्रदेश के अंदर 11 अक्टूबर 1959 को इस चीज़ की शुरुआत की गई। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1959 बना। उसके बाद में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1959 बना। परिषद और जिला परिषद और पंचायत समितियों के नियम बनाए गए, जिसमें जिला परिषद और पंचायत समितियों के नियम बनाए गए, जिसे राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत अधिनियम 1959 कहा गया। राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम 1959 कहा गया, जिसके अंतर्गत के पंचायत समिति और जिला परिषद के नियम बनाए गए राजस्थान पंचायती अधिनियम 1959 के अंतर्गत। इसके बाद राजस्थान में पंचायती राज की जांच समितियां बनाई गई। समय समय पर राजस्थान के अंदर पंचायती जांच समितियां बनी। सबसे पहली पंचायत समिति जांच समिति जो बनी वो बनी थी
सादिक अली समिति। सादिक अली समिति बनी 1964 में। सादिक अली समिति ने सिफारिश करी कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद का बृहत्तर निकाय बनाया जाए, जो कि जिला प्रमुख एवं प्रधान को निर्वाचित करेगा। ये सिफारिश करी इसने। 1964 में समिति बनी सादिक अली समिति, जिसने कि पंचायत समिति और जिला परिषद को बृहत्तर निकाय बनाने की सिफारिश करी और जिला प्रमुख एवं प्रधान को निर्वाचित कराने की भी सिफारिश करी कि इनमें प्रधान और जिला परिषद, जिला प्रमुख जो है निर्वाचित होंगे। इसके बाद में 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति आई। गिरधारी लाल व्यास समिति भी पंचायती राज के बारे में इसने सुझाव दिया 1973 के अंदर कि पंचायतों के प्रशासन हेतु या सेवकों या ग्राम सचिवों का पद गठित किया जाए और पर्याप्त वित्तीय साधन प्रदान किए जाएं ग्राम पंचायतों को। ऐसी सिफारिश करी गिरधारी लाल व्यास समिति के द्वारा 1973 में। गिरधारी लाल व्यास समिति द्वारा 1973 में जो है पंचायतों के लिए ग्राम सचिव या ग्राम सेवक का पद सृजित किया जाए और पंचायतों को जो है पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाए। ऐसी सिफारिश जो है गिरधारी लाल व्यास समिति के द्वारा की गई। 1900 जवाहरलाल नेहरू ने कई बार इसके बारे में प्रयास किया। 1962 में, 64 में, 65 में, 66 में, 67 में, 69 में इनके द्वारा प्रयास किए गए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पंचायती राज संस्थान के चुनाव नहीं हुए एवं इसमें गिरावट आ गई। यानी कि पंचायतों के जो चुनाव थे वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर नहीं हो पाए, अब उनकी मृत्यु के पश्चात नहीं हो पाए और पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो ठंडे बस्ते में आ गई। इसके बाद में के संस्थानम समिति बनी और के संस्थानम समिति ने जो है 1963 में और 1965 में 1963 में पंचायती राज वित्तीय व्यवस्था के अध्ययन हेतु जो है 1963 में जो काम किया के संस्थानन समिति के अंदर और 1965 में पंचायती निर्वाचन व्यवस्था का अध्ययन किया। इसने जो है 1963 में तो पंचायती राज एवं वित्त व्यवस्था का अध्ययन किया और 1965 में पंचायत निर्वाचन व्यवस्था का अध्ययन किया के संस्थानम समिति के द्वारा 1963 और 1965 में ये दो अध्ययन किए गए। फिर इंदिरा गांधी का समय आया और इंदिरा गांधी ने जो है पंचायती व्यवस्था को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया और पंचायतों के लिए अंधकार का काल कहा जाता है। इंदिरा गांधी के काल को जो है पंचायतों के लिए अंधकार का काल कहा जाता है। 1977 में इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई तो मोरारजी देसाई ने अशोक मेहता समिति का गठन किया 19 दिसंबर 1977 में और इसने रिपोर्ट जो दी वो अगस्त 78 के अंदर दी। अगस्त 78 में रिपोर्ट दी, 132 पेजों की रिपोर्ट पेश करी इसने और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई। विकास योजना और विकास कार्यों को करने की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है इन संस्थाओं को देने की बात कही अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति 1978 में अपनी रिपोर्ट दी मोरारजी देसाई सरकार। मृत प्राय पंचायती राज व्यवस्थाओं के पुनर्जीवित होने की संभावनाएं जगे। पुनर्जीवन करने के लिए मोरारजी देसाई ने यह प्रयास किया। जिला परिषद विकास का कार्यकारी निकाय बनाया जाए। जिला परिषद को विकास का कार्यकारी निकाय बनाया जाए एवं पंचायत संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तीसरी सिफारिश जो उन्होंने बाकी दो सिफारिश और करी, दो सिफारिश ये करी कि एक तो जिला परिषद को जो है विकास का कार्यकारी निकाय बनाया जाए और पंचायती संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी कि संविधान के अंदर अधिकार दिया जाए, जिससे कि
यहाँ पर चुनाव कराना जरूरी हो जाए। ऐसी इन्होंने सिफारिश करी कि सबसे पहले 2 स्तर की चुनाव हों, एक जिला परिषद हो और दूसरी जो है मंडल पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जो कई गांवों को मिलकर एक पंचायत बनाई जाए और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। ऐसी सिफारिश थी अशोक मेहता समिति की। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आ गई, यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार 2.5 साल के अंतर्गत गिर गई। 2.5 साल की सरकार गिरने के बाद में दोबारा चुनाव हुए। 1980 में फिर इंदिरा गांधी आ गई और इंदिरा गांधी ने इस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दिया। इंदिरा गांधी ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने 5 साल कुछ काम नहीं किया। उसके बाद में फिर अगली सरकार राजीव गांधी की आई। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी की सरकार बनती है और राजीव गांधी ने पंचायतों के विकास के लिए सर्वाधिक कार्य किए थे। राजीव गांधी के समय पर पंचायती विकासों के लिए सर्वाधिक कार्य हुए थे। अतः इनके समय को जो है पंचायतों का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी कि राजीव गांधी के काल को पंचायतों का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि इंदिरा गांधी के काल को पंचायतों के लिए अंधकार का काल कहा जाता है। यह ध्यान रखना। अब आती है जीके राव समिति। यहाँ पर अब समितियां बनी हैं, कुछ समिति बनी, जीके राव समिति बनी, LM सिंघवी समिति बनी, PK थुंगन समिति बनी, कुछ अलग अलग समितियां बनी। राजीव गांधी के शासनकाल में लगातार समितियां बनाई गई। पहले GKV राव समिति बनी 1985 में, LM सिंघवी समिति बनी 1986 में और PK थुंगन समिति बनी 1988 के अंदर। ये 3 समिति गांधी सरकार के द्वारा। GVK राय समिति के अनुसार ने क्या क्या सिफारिश की वो सुनिए। GVK राय समिति के अनुसार जो है योजना आयोग के द्वारा 1985 में इसका गठन किया गया। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्होंने पंचायतों में नौकरशाहीकरण, इन्होंने बताया कि पंचायतें जो है नौकरशाहीकरण के कारण कमजोर हो गई हैं। नौकरशाही हावी है पंचायतों के ऊपर जो है, इस कारण से पंचायत कमजोर हैं। जिला परिषद को विकास की योजना बनाने तथा क्रियान्वयन करने की इकाई बनाया जाए तथा जिले में विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए। उन्होंने सिफारिश की कि जिले के अंदर जो है विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए और जिला परिषद को जो है विकास योजनाएं बनाने तथा क्रियान्वयन करने के लिए एक इकाई के तौर पर गठित किया जाए। समय समय पर निर्वाचन सुनिश्चित भी किए जाए। यह सिफारिश करी GVK राय समिति के द्वारा। इसके बाद LM सिंघवी समिति आती है। LM सिंघवी समिति जो है लोकतंत्र एवं विकास में पंचायतों की भूमिका पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इनका विषय था लोकतंत्र एवं विकास में पंचायतों की भूमिका। इन्होंने कहा कि पंचायतों के अंदर पंचायतों को संविधान में जोड़ा जाए एवं पृथक से अध्याय सृजित किया जाए ताकि चुनाव समय पर हो सकें। पहली चीज तो इन्होंने इस बात पर बल दिया। दूसरी बात इन्होंने कही कि ग्रामों को पुनर्गठित करें तथा ग्राम सभा का गठन करें। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति, जिससे लोकतंत्र की मूर्ति बनी और हमारा देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्लाई हो, इस बात की इन्होंने जो है सिफारिश करी। गांव में न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। ग्राम पंचायतों को जो है आर्थिक संसाधन देने है। LM सिंघवी समिति ने 4 मुख्य सिफारिशें करी। एक कि संविधान के अंदर जोड़ा जाए, पृथक अध्याय बना के पृथक अध्याय का सृजन किया जाए जिससे कि चुनाव समय पर हो सके। दूसरा, ग्रामों को जो है पुनर्गठित किया जाए, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाए, गांव में ग्राम सभा की स्थापना की जाए और गांव को जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जोड़ा जाए। गांव में न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए और गांव को जो है आर्थिक संसाधनों की भी उपलब्ध कराई जाए। आर्थिक संसाधनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश जो है इन्होंने करी थी। इसके बाद PK थुंगन समिति आई और जो PK थुंगन समिति थी ये अध्यक्षीय संसदीय उपसमिति थी।
अलग से कोई वैसी समिति नहीं थी, लेकिन एक संसदीय उप समिति थी। संसदीय उप समिति वो होती है, कुछ सांसदों की एक कमेटी बनाई जाती है और उसमें एक अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसमें थुंगन साहब अध्यक्ष थे, इसलिए इस समिति को थुंगन समिति कहा गया। इस समिति ने रिपोर्ट दी कि व्यवस्था पंचायती व्यवस्था लागू की जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसको जिला विकास विकास के कार्य की इकाई बनाया जाए, 5 वर्ष का कार्यकाल बनाया जाए और जिला कलेक्टर को जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए। यानी कि इसने सारी जब तक की जितनी भी समितियों ने सिफारिश करी थी, उन सारी सिफारिशों को इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया, उनमें से जो जो सिफारिशें थी वो सारी सिफारिशें इन्होंने रीट्वीट कर दी। दोबारा से बता दें, नोट, वी के गाडवेल समिति बनती है, कांग्रेस पार्टी की एक वी के गाडवेल समिति बनी, जो कांग्रेस पार्टी की खुद की समिति थी, कोई वैसी समिति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी समिति बनाई 1989 के अंतर्गत, जिसमें कि संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय ढांचा और राज्य का पृथक से वित्त आयोग हो, राज्य का पृथक एक निर्वाचन आयोग हो, स्थापित करने की सिफारिश करी गई एन.वी. गाडगिल समिति के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1858 में स्वीकृत की गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्घाटन ये पढ़ चुके हैं हम, जवाहरलाल नेहरू ने जो है नागौर से बगदरी से किया था, ये हम पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद में ये पंचायती राज की जांच समितियां गठन किया गया था, 1964 के अंदर गठन की गई थी साबित अली समिति, और 1973 में गठित किया गया था गिरधारी लाल व्यास समिति, ये भी पढ़ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में ये ठंडे बस्ते में पड़ गई और फिर के संस्थागन समिति का गठन किया गया, जिन्होंने 1963 और 1965 में पंचायती राज वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया और 1965 के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन किया था। इंदिरा गांधी ने समय पे इंदिरा गांधी ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और इंदिरा गांधी के समय को जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। इसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई, अशोक मेहता समिति की गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने जो है द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश करी, कि जिला परिषद और ग्राम पंचायतें दो ही हों, जिला परिषद को जो है इकाई बनाया जाए, विकास की इकाई बनाया जाए और क्रियान्वयन की इकाई बनाया जाए, जबकि काम जो है जिला पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा हो। 1980 में वापस इंदिरा गांधी की सरकार आती है और उन्होंने इस रिपोर्ट को निरस्त कर दिया और फाड़ के फेंक दिया। फिर राजीव गांधी की सरकार आती है इंदिरा गांधी की सरकार के बाद, और इस समय को जो है, इस समय ग्राम पंचायतों के लिए के गठन के लिए सर्वाधिक कार्य हुए और इस समय को जो है ग्राम पंचायतों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 1985 में जी.वी.के. राव समिति, 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति और 1988 में जो है पी.के. थुंगन समिति आई। इन्होंने अपनी अलग अलग सिफारिशें करी इन समितियों ने जो है, और अंत में जो है वी.के. गाडगिल समिति कांग्रेस की बाई, जिसने भी सिफारिश करी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाए, राज्य लोग हो, राज्य वित्त आयोग हो, राज्य का पृथक से निर्वाचन आयोग हो, ऐसी सिफारिश भी कांग्रेस के अंदर एक समिति बनाई गई थी, वी.के. गाडगिल समिति, इन्होंने करी थी। अब राजीव गांधी सरकार ने जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयास किया। संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां और 65वां 2 संशोधन किए। 64वां संशोधन जो है पंचायती राज पंचायतों के लिए किया गया, लेकिन और 65वां संशोधन जो है शहरी निकायों के लिए किया गया राजीव गांधी सरकार के द्वारा। इन्होंने जो है लोकसभा में इसको पारित करा लिया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और उससे पहले राजीव गांधी सरकार का पतन हो गया। राजीव गांधी सरकार गिर गई। राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ, अतः ये प्रस्ताव संशोधन पास नहीं हो पाए और ये खारिज हो गया। उसके बाद में 1991 के अंदर जो है लोकसभा में फिर से कांग्रेस की सरकार आई और इस बार पी.वी. नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बने। पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और पी.वी. नरसिम्हा राव को 1991 तक के बने हुए सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री कहा जाता है। इन्होंने जो है जो 63वां और
64वां और 65वां संविधान संशोधन हो रहा था पंचायती राज व्यवस्था और शहरी निकायों के लिए। उसमें जो आपत्तियां थी विपक्ष को, उन आपत्तियों को जो है हटाया गया, उन आपत्ति वाले प्रावधानों को हटाकर सर्वसम्मति से जो है इस बिल को जो है लोकसभा में पारित करा लिया 1991 में। और इन संशोधनों का नाम कर दिया गया 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। दो अलग से दोबारा से संशोधन दिए गए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन पेश किए गए। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के लिए और 74वां संविधान संशोधन जो है शहरी निकायों के लिए 1992 में 1992 के अंदर ये जो है लोकसभा राज्यसभा से पारित करा लिया। लोकसभा राज्यसभा से पारित करा लिया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गए, लेकिन इनको जो है कम से कम 50% राज्यों से, 50% राज्यों से पास कराना जरूरी था। और उस समय पर 25 राज्य थे भारत देश के अंदर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये राज्य नहीं थे, ये 2000 में बने थे। सन 2000 में 1992 में केवल 25 राज्य थे। इन 25 राज्यों में से तात्कालीन समय पर 1992 के समय पर 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और 14 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी। इनमें से 5 राज्य ऐसे थे जहां पर बीजेपी की सरकार थी। 5 राज्य कौन कौन से? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और 9 राज्यों में अदर सरकारें थी, अदर पार्टियों की सरकारें थी और 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इस तरह से 25 राज्यों की सरकारें थी। अब इसको पास कराने के लिए नरसिंह राव सरकार को कम से कम 13 राज्यों से इसको पास कराना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस के पास केवल 11 राज्यों में सरकार थी, ये जो है पास नहीं हुआ। कुछ समय तक पेंडिंग पड़ा रहा। पेंडिंग पड़ा रहने के बाद एक घटना घटती है 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर को 1992 को घटना घटती है, वो घटना है बाबरी मस्जिद की। बाबरी मस्जिद ढाई गई 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और बाबरी मस्जिद ढहाने के कारण, बाबरी मस्जिद अयोध्या के अंदर पड़ती है और अयोध्या यूपी में पड़ती है और यूपी में उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की पीवी नरसिंह राव की सरकार ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने ढहाया है। अतः बीजेपी ने ढहाने के कारण इसने बीजेपी शासित 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, 5 राज्यों की सरकारों को, बीजेपी शासित सरकारों को जो है बर्खास्त कर दिया। यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश 5 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया और इन 5 राज्यों में धारा 356 लगा दी। और इन 356 लगाने के कारण जो है इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गया। इन 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गया। अब राज्य रह गए 20 राज्यों में केवल सरकार रह गई। 20 राज्यों में से 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये बहुमत जो है 11 राज्यों की सरकारों ने पास कर दिया। 50% को पास करना जरूरी होता था। अतः ये संविधान जो है, ये जो है कानून लागू हो गया। तो 24 अप्रैल 1993 को भारत में ये लागू हो गया। संपूर्ण भारत में लागू छोड़कर, कुछ राज्यों को छोड़कर 24 अप्रैल 1993 में ये जो है भारत में, अधिकांश भारत में लागू हो गया, केवल कुछ राज्यों को छोड़ के। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर उस समय एक राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनको छोड़कर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, इनको छोड़कर शेष भारत के अंदर जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज लागू हो गया। इसके बाद में 24 अप्रैल 1993 को पीवी नरसिंह राव ने एक चेतावनी दी, एक अल्टीमेटम दिया बाकी सभी राज्यों को कि 1 वर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य अपने राज्य के अंदर अधिनियम बना के इसको लागू करे, अदरवाइज उसकी सरकार को खा जाऊंगा। इन्होंने कहा कि मैं सरकार को बर्खास्त करवा दूंगा, राजस्थान के अंदर फिर बीजेपी की भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। 24 अप्रैल 1993 को 1 साल की अल्टीमेटम पीरियड दिया गया। 1 साल की वो दी गई। तो रोते पड़ते भैरव सिंह शेखावत ने, बीजेपी सरकार ने राजस्थान में 1 वर्ष समाप्त होने के अंतिम दिन यानी कि 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में भी ये लागू कर दिया। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में भी लागू हो गया। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ, जबकि 24 अप्रैल 1993 को भारत के अंदर लागू हुआ।
73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 को से लागू हुआ था। इसमें अध्याय 9 के अंदर भाग 9 या अध्याय 9 के अंदर संशोधन किया गया था। इसमें ग्रामीण नियमों की बात की गई थी। अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 ए बी सी डी ऐसे ओ तक लगाए गए थे इसके लिए और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 11वीं अनुसूची भी इस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी अनुसूचियों में और इस 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषयों को जोड़ा गया था। जबकि 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो कुछ हिस्सा 24 अप्रैल को और कुछ 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसके लिए अध्याय 9 का सृजन किया गया था। अध्याय 9 का गठन किया गया था। शहरी विकास संस्थाओं से संबंधित यह अध्याय था। अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये अनुच्छेद जोड़े गए और 12वीं अनुसूची का गठन किया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंदर 18 विषयों को जोड़ा गया। यानी कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को संविधान के अंदर जोड़ा गया। इसके अलावा अध्याय 9 73वें संविधान संशोधन में, जबकि 9 क को 74वें संविधान संशोधन से। राजस्थान में ग्रामीण पंचायती राज विकास जो है किस प्रकार उसको देख लेते हैं एक बार। इसमें जो अधिनियम जोड़े गए वो अधिनियम 243 ए से लेके 203 गए थे। ये आप सबको पता है, अभी हमने डिस्कस किया। अब इनके बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में इन सब अधिनियमों में क्या क्या चीज है। 243 ए के अंतर्गत 243 ए कहता है कि ग्राम सभा सभी पंजीकृत ग्राम पंचायतों के मतदाता, ग्राम सभा का मतलब है कि यहाँ पर अनुच्छेद 1 के अनुसार एक ग्राम सभा गठन होगा जिसमें सभी पंजीकृत ग्राम पंचायत के मतदाता इसके सदस्य होंगे। 243 बी के अनुसार ग्राम पंचायत ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। 243 सी के अनुसार ग्रामीण पंचायती संस्थाओं में की संरचना से संबंधित है। 243 डी ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है और 243 ई जो है उसकी पदावधि या कार्यकाल से संबंधित है। 243 एफ ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं के लिए उम्मीदवारों की अर्हता और निहरता का वर्णन है इसमें जो है। और 243 जी के अंदर जो है ग्रामीण निकायों की शक्ति, प्राधिकार या उत्तरदायित्वों का वर्णन मिलता है। जबकि 243 एच के अंदर ग्रामीण पंचायती राज निकायों के कर अथवा शुल्क लगाने का प्रावधान है। 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन एवं कार्य बंटवारे का सिद्धांत है। 243 जे के अनुसार लेखा परीक्षण प्रावधान है, यानी कि वित्तीय खातों की जांच का प्रावधान है। 243 के अनुसार राजस्थान निर्वाचन आयोग इन संस्थाओं का निर्वाचन करेगा। 243 एल के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों में और 243 एम के अनुसार कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना। 243 एन में विद्यमान विधियों का पंचायती राज का गठन और 243 ओ के अनुसार जो है इन संस्थाओं में जो है न्यायालयों को चुनौती देने के प्रावधान के बारे में वर्णन मिलता है। पंचायत एक्सटेंशन
टू शेड्यूल एरिया एक्ट बनाया गया एक, जिसे पैसा एक्ट कहते हैं। पंचायत एक्सेशन पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक पैसा एक्ट का गठन किया गया। और इस पैसा एक्ट को जो है भूरिया समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने यह एक्ट दिसंबर 1996 में लागू किया था। दिसंबर 1996 में भारत सरकार द्वारा यह एक्ट लागू किया गया, पैसा एक्ट, जिसे कि भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था दिसंबर 1996 में। इसके अंतर्गत 10 राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, इन 10 राज्यों में, वर्तमान में 10 राज्यों के अंतर्गत जो है जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों एवं ग्राम सभा को जो है विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत जो है पैसा एक्ट के अंतर्गत, पैसा एक्ट जो है 10 राज्यों में लागू है, जिनमें से राजस्थान भी एक है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों को और पंचायत, ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को जो है विशेष अधिकार प्रदान किए गए। राजस्थान में ग्रामीण पंचायती राज की बात करें पूर्व के दोनों 1953 और 1959 के समाप्त कर दिए गए। यानी कि पूर्व में जो 2 अधिनियम बनाए गए थे 1963 और 1959, इन दोनों के जो अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया, तथा राजस्थान में पंचायती राज के अधिनियम 1994, पंचायती राज अधिनियम 1994 गठन किया गया। यानी कि पहले 2 अधिनियम थे राजस्थान के अंदर, पंचायती राज अधिनियम 1953 और 59, इन दोनों को निरस्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम बनाया गया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। ये जो है 23 अप्रैल 19 जो है संपूर्ण राजस्थान के अंदर लागू हुआ। राजस्थान पंचायत संशोधन अधिनियम 1994 संशोधन के अंदर संशोधन किया गया। और इसमें जो संशोधन किए गए, 2 संशोधन किए गए इसके अंदर। एक तो पहला संशोधन किया गया पंचायती राज अधिनियम 1996 में, पहला संशोधन किया गया, और दूसरा संशोधन पंचायती राज अधिनियम संशोधन अधिनियम 1999-2000, 2 बार इसमें संशोधन किया गया। इनको 1994 अधिनियम के अंदर 2 संशोधन किए गए, 1996 और 1999 के अंतर्गत। इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो यही थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था जो आज जनता जो है, यानी कि जनता जो है पंचों को चुनेगी, और उप सरपंच का चुनाव जो है, पंच सरपंच को जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी, जबकि उप सरपंच का चुनाव पंच करेंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसी प्रकार से जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी, जबकि प्रधान और उप प्रधान और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुखों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ऐसा गठन किया गया। वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है। वर्तमान में जो है राजस्थान में 33 जिला परिषद हैं, 33 जिला परिषद हैं, जबकि 343 पंचायत समितियां हैं। पंचायत समितियों की संख्या राजस्थान में 43 है वर्तमान के अंदर। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है 11,152 ग्राम पंचायत है, 11,152 ग्राम पंचायत राजस्थान में वर्तमान में है। अब टॉपिक आता है ग्राम पंचायत।
राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के अनुसार की धारा 9 के अनुसार जो है 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसमें के 9 वार्ड होंगे और अतिरिक्त 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड पंचों का गठन किया जाएगा। ये जो है इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्य के ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। गांव की, जिस गांव की जनसंख्या, एक गांव या एक से अधिक गांव की जनसंख्या मिलकर 3000 हो जाती है, तो 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत कम से कम 9 वार्ड बनाए जाएंगे। इनके 9 वार्ड पंचों का गठन होगा। अगर ज़्यादा होती है जनसंख्या तो प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड पंच बनाए जाएंगे। ग्राम पंचायत में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की, इसकी अभी अपन ने बात करी ली। इसके अंतर्गत जो है जबकि वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में राजस्थान के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना जो वर्तमान में प्रोविजन है जो कर रखा है, वो 4000 की जनसंख्या पर, न्यूनतम 4000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत गठन किया गया, जबकि न्यूनतम 4000 और अधिकतम 8000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनाई गई है। और वर्तमान में जो है 11,152 ग्राम पंचायतें राजस्थान के अंतर्गत है। गठन की बात हमने करी ली। इनके पद के हटाने की बात करें तो पद से किस तरह से हटा सकते हैं, पंच सरपंच को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 37 में 2010 के अंदर संशोधन करके अब सरपंच को हटाने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित कर दी। क्या? कम से कम पहली बात तो सरपंच चुने जाने के 2 वर्ष बाद तक ये प्रक्रिया, 2 वर्ष तक तो हटाया ही नहीं जा सकता। 2 वर्ष बाद जो है 1/3 वार्ड पंच जो है लिखित रूप से किसी सक्षम अधिकारी को देंगे और सक्षम अधिकारी बैठक बुलाएगा और 3/4 वार्ड पंच बहुमत से जो है सरपंच को हटा सकते हैं। राज्य सरकार भी हटा सकती है। आचरण के दोष अथवा अन्य जगह नियोक्ता की स्थिति में होने पर राज्य सरकार भी सरपंच को पद से हटा सकती है। ग्राम पंचायतों के कार्यों की बात करें तो ग्राम पंचायतों के कार्य क्या है? ग्रामीण विकास का कार्य है। इसका मुख्यतः कार्य क्या है कि जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाना, विकास की योजनाएं बनाना, खर्चे का बजट प्रस्तुत करना और सड़क, पानी, कुटीर उद्योग, नाली आदि की व्यवस्था करना। ग्राम पंचायत को जो है ग्राम सभा भी कहा जाता है। यह संवैधानिक संस्था है ये जो है, और इसके सदस्य जो होते हैं, ग्राम पंचायत के पंजीकृत सदस्य जो है, समस्त सदस्य इसके सदस्य होते हैं। सरपंच और कोई भी सदस्य जो है बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। इसमें बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो सरपंच करता है। सरपंच नहीं हो तो उप सरपंच करता है, और उप सरपंच भी नहीं हो तो कोई भी सदस्य जो है इसकी जो है ग्राम सभा की जो अध्यक्षता कर सकता है। संविधान के अनुसार कम से कम वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है, और वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जो है 4 बैठकों का प्रोविज़न कर रखा है। 4 बैठक किए जाने के आदेश निकाल रखे हैं। वो 4 बैठक कब कराने के आदेश दिए हैं राज्य सरकार ने? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 तो इन राष्ट्रीय पर्वों पर, इसके अलावा 2 अक्टूबर और 1 मई मजदूर दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इन 4 दिनों में जो है कम से कम 4 बैठक करने के आदेश जो है राज्य सरकार ने इस समय पर दे रखे। ग्राम सभा के कार्यों की बात करें तो ग्राम विकास कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण है। ये जो है योजना, परियोजना और कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन देना इसका कार्य है। ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए कार्यों की स्वीकृति और अस्वीकृति भी जारी करती है ग्राम सभा जो है। सरपंच के द्वारा प्रतिवर्ष ग्राम पंचायतों का बजट तैयार किया जाता है तथा उसे ग्राम सभा में पास किया जाता है। बिना ग्राम सभा की स्वीकृति के ग्राम पंचायत में खर्च नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत जो है खर्च नहीं कर सकती है। ये ग्राम सभा के कार्य। पंचायत समिति के बारे में देखिए। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1910 के अनुसार की धारा 10 के अनुसार
1 लाख की जनसंख्या, एक पंचायत समिति होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे और अतिरिक्त 15,000 की जनसंख्या पर 2 सदस्य और जुड़ जाएंगे। यहां पर जो है जनता सीधे पंचायत समिति के सदस्यों को चुनेगी और वो पंचायत समिति के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करेंगे। इसमें सदस्य जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ तो होते हैं निर्वाचित सदस्य, एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये अपने में से ही किसी एक को प्रधान उप प्रधान नियुक्त करेंगे और इनके हटाने के लिए हटाने या चुनने के लिए मतदान में भाग भी यही जनता द्वारा चुने गए सदस्य लेते हैं, ये निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं पंचायत समिति के अंदर। वो पदेन सदस्य कौन से होते हैं? एक एमएलए, एमपी और समस्त सरपंच जो है पंचायत समिति के होते हैं, इन सदस्य होते हैं। किसी भी मतदान की प्रक्रिया में ये पदेन सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। मतदान प्रक्रिया में जो है केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। पंचायत समिति के अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अधिकारी जो है वीडीओ होता है, यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये आरएस लेवल का अधिकारी होता है। ये कार्य करता है पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों के प्रस्ताव एवं विकास योजनाओं को बनाने, विकास की प्राथमिकता का निर्धारण करने का कार्य जो है वीडियो के द्वारा किया जाता है। इनके त्यागपत्र की बात करें या हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो त्यागपत्र की बात यह है कि प्रधान और सदस्य जो है प्रधान और उप प्रधान चुनते हैं और ये अपना त्यागपत्र जो है जिला प्रमुख को देते हैं। प्रधान अपना त्यागपत्र देगा तो वो जिला प्रमुख को देगा। हटाने की प्रक्रिया, सदस्य को इनके निर्वाचन के 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य हटाने के लिए लिखित में सक्षम अधिकारी को सूचना देंगे। सक्षम अधिकारी जो है बैठक बुलाएगा और बैठक में 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के उपरांत प्रधान या उप प्रधान को हटाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के नियोजित होने पर या लाभ के पद पर आसीन पाए जाने पर या आचरण में दोषी पाए जाने पर भी हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं जिला परिषद सदस्य की। जिला परिषद सदस्य राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 11 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या पर जो है एक जिला परिषद होगी और जिसमें जो है 17 सदस्य बनेंगे। 4 लाख की जनसंख्या पर 17 सदस्य होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त 1 लाख की जनसंख्या पर भी 2 सदस्य जोड़ जाएंगे। यानी कि जितनी जनसंख्या होगी पहले और उसके बाद में 17 और उसके बाद में प्रत्येक 1 लाख पर 2 सदस्य जो है बनते चले जाएंगे। इनका निर्वाचन भी ऐसे होता है, जनता जो है जिला परिषद सदस्यों को जो है चुनती है और इनके द्वारा जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुखों का चुनाव किया जाता है। ये सदस्य भी 2 तरह के ही होते हैं। कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, कुछ पदेन सचिव होते हैं जैसे एमपी, एमएलए और समस्त प्रधान। जिले के अंदर जिले के अंतर्गत आने वाली समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के पदेन सचिव होते हैं, जिनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है, ले सकते हैं। जिले में विकास करने हेतु अनेक समितियों या योजनाएं बनाने या क्रियान्वयन करने हेतु समितियां बनाई जाती हैं, जैसे जिला आयोजना समिति, राज्य आयोग बोर्ड गैर संवैधानिक संस्था है। राज्य आयोग बोर्ड की ये संस्थाएं जो हैं गैर संवैधानिक संस्था होती हैं, जैसे नीति आयोग जैसे गैर संवैधानिक संस्था है। उसी प्रकार से राजस्थान में एक राज्य आयोजना बोर्ड का गठन गैर संवैधानिक संस्था है और इसे सोचने
सोचने का काम करते हैं, केवल सोचने का काम करते हैं। नीति आयोग और राज्य योजना आयोग, ये जो है गैर संवैधानिक संस्थाएं, जो कि केवल जबकि 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 योजना समितियों की अपन जो बात कर रहे थे, समिति जिले के अंदर विकास कार्यों के लिए समिति बनाई जाती है, जैसे जिला आयोजना समिति। ये अनुच्छेद 243 जेड डी के अंदर इसका वर्णन है। जेड डी के अनुसार जो है जिला आयोजना समिति का गठन किया जा सकता है। सभी समितियों का पदेन अध्यक्ष जो है प्रमुख होता है, वो जिला प्रमुख होता है। और जिला आयोजना समिति जो है ये एक जिला संस्था है। जिला आयोजना समिति एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका उल्लेख जो है संविधान के अंदर लिखा हुआ है, जबकि नीति आयोग और राज्य योजना आयोग बोर्ड जो हैं ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका उल्लेख जो है संविधान के अंदर नहीं है। इसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें कि इनके अंदर प्रशासनिक अधिकारी कौन से होते हैं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो है जिला परिषद के अंदर होता है। जिला परिषद अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वो जिला कलेक्टर होता है, या कोई अलग से आईएएस भी लगा देते हैं, वो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, या फिर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लेवल का या सीनियर आरएएस लेवल का अधिकारी भी जिला का सचिव हो सकता है, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। संपूर्ण जिले में विकास की योजनाएं बनाने का कार्य इसका होता है, विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना और नीचे से नियोजन का सुंदर उदाहरण है ये। नीचे से नियोजन का जो है ये सुंदर उदाहरण है। त्यागपत्र की बात करें तो जिला प्रमुख जो है त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। जिला प्रमुख जो अपना त्यागपत्र देगा वो संभागीय आयुक्त को देगा, और उप जिला प्रमुख जो अपना त्यागपत्र देगा वो जिला प्रमुख को देगा। सदस्य भी अपना त्यागपत्र जो है जिला प्रमुख को दे सकते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया वही है पुरानी वाली जो हमने सरपंच और जिला पंचायत समिति सदस्यों के लिए पढ़ी थी, कि जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन होने के 2 वर्ष बाद निर्वाचित सदस्यों को 1/3 सदस्य लिखित रूप से प्रस्ताव देंगे। सक्षम अधिकारी जो है बैठक बुलाएगा, कि बैठक में परिषद की बैठक में कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से के प्रस्ताव से जो है जिला प्रमुख को हटाया जा सकता है, या राज्य सरकार भी हटा सकती है लाभ के पद पर आसीन पाने पर या फिर आचरण में दोषी साबित होने पर। राजस्थान 94 नियम 1994 में जिला परिषद के विकास की एक इकाई माना गया है। जिला परिषद को जो है विकास की एक इकाई माना गया है राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के अंदर। अगला पॉइंट है हमारा, सरपंच से स्पष्टीकरण ले सकते हैं। सरपंच से स्पष्टीकरण भी ले सकते हैं। कौन ले सकती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वो सभा जो है वो सरपंच से स्पष्टीकरण ले सकती है, तथा ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण करती है, और क्योंकि सामाजिक कार्यों का अनुमोदन करने का काम भी ग्राम पंचायत का होता है। बैठकों का अभिलेख जो है ग्राम सचिव रखता है। ग्राम सचिव या आजकल इसका नाम बीडीओ कर दिया गया है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया इसका नाम भी। ये जो है ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा या ग्राम सचिव के द्वारा या ग्राम सेवक के द्वारा जो है ग्राम सभा की कार्यवाही का, प्रस्तावों का, निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और जनजाति क्षेत्रों में पैसा एक्ट के अंतर्गत जनजाति तथा ग्राम पंचायतों को विशेष शक्तियां एवं कार्य दिए गए हैं, और वो हैं संस्कृति के संरक्षण और लाभार्थियों के चयन का एक विशेष कार्य जो है ग्राम पंचायत का ही होता है। वार्ड सभा की बात करेंगे। वार्ड सभा क्या होता है? वार्ड सभा एक संवैधानिक नहीं परंतु
संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है लेकिन संवैधानिक संस्था है वार्ड सभा जो है। राज्य पंचायत समिति अधिनियम 1999, राज्य पंचायत संशोधन अधिनियम, राज्य पंचायत संशोधन अधिनियम 1999-2000 में इसका गठन किया गया है। इसकी बैठक वर्ष में 2 जरूरी बैठकें, कार्य जो है बाढ़ की समस्याओं का निर्धारण करना तथा बाढ़ के लाभार्थियों की सूची बनाना जो है इसका कार्य है। इसका अध्यक्ष जो है बाढ़ पंच होता है और बाढ़ पंच की अनुपस्थिति में कोई भी सदस्य इसका होता है और इसके सदस्य जो है बाढ़ के अंदर समस्त पंजीकृत मतदाता जो है इसके सदस्य होते हैं, बाढ़ सभा के सदस्य जो है। नोट, ग्राम पंचायत की बैठक 15 दिन में एक बार आवश्यक है। पंचायत समिति की बैठक माह में एक बार आवश्यक है, जबकि जिला परिषद की बैठक 3 माह में एक बार आवश्यक है, यानी कि वर्ष में 4 बार। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 2 होनी चाहिए, पंचायत समिति की बैठक महीने में 1 होनी चाहिए और जिला परिषद की बैठक 3 महीने में 1 होनी चाहिए, होना यह आवश्यक है। उम्मीदवारों की योग्यता की बात करते हैं कि उम्मीदवार होनी चाहिए, चाहे वो वार्ड पंच हो या सरपंच हो या सदस्य हो, समिति का सदस्य हो या जिला परिषद समिति का सदस्य हो, सबकी योग्यताएं समान हैं। देखते हैं, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ, उसी क्षेत्र का पंजीकृत सदस्य जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। 21 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं हुई हो, कुष्ठ रोगी नहीं हो, असाध्य रोगी नहीं हो, पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना, दंड प्राप्त सजा याफ्ता नागरिक नहीं होना चाहिए, मृत्युभोज विरोधी अधिनियम 1960 का उल्लंघन करने का दोषी नहीं होना चाहिए और अन्य पंचायतों या ग्रामीण या शहरी निकायों या विधानसभा या संसद का किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए। इसके अलावा इनके लिए कुछ योग्यताएं भी डिसाइड की गई हैं, शैक्षिक योग्यताएं कि वार्ड पंच के लिए 8वीं पास होना आवश्यक है, सरपंच के लिए, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि अनुसूचित यानी कि जनजाति क्षेत्रों में, SC ST क्षेत्रों में वार्ड पंच के लिए 5वीं और सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद पास के लिए 8वीं पास योग्यता अनिवार्य की गई है। लेकिन 2019 में राजस्थान के अंदर स्थानीय निकायों के लिए शैक्षणिक योग्यता कर दिया गया 2019 में। इससे पहले लागू किया गया था, पिछली सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने यह लागू किया था, लेकिन गहलोत साहब ने आके ये जो है निरस्त कर दिया, शैक्षिक योग्यता को हटा दिया। शपथ की बात करें तो पीठासीन अधिकारी के समक्ष इन्हें शपथ लेनी होती है, सारे सदस्यों को, चाहे वो पंच हो या सरपंच हो या पंचायत समिति सदस्य हो या प्रधान हो या जिला परिषद सदस्य हो या जिला प्रमुख हो, इन सबको जो है पीठासीन अधिकारी के समक्ष जो है शपथ लेनी होती है। आरक्षण की बात करें, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण दिया जाता है और ओबीसी को 21% आरक्षण फिक्स है। ओबीसी को 21% आरक्षण, जबकि महिलाओं को 1/3 आरक्षण, महिलाओं को प्रत्येक कैटेगरी में 1/3 फिक्स कर दिया गया। एक क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है, सही कथन से कौन सा कथन सही? आइए देखते हैं। पहला है, संघ सरकार, राज्य सरकार की विधायी संस्थाओं में महिलाओं को कोई आरक्षण दिया नहीं है, जबकि स्थानीय निकायों में जो है 1/3 आरक्षण दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। राजस्थान में पूर्व में 50%
महिला आरक्षण स्थानीय निकायों को दिया गया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगा दी, कि सुप्रीम सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी। तीसरा है, अब राजस्थान में 33.33% आरक्षण स्थानीय निकायों में प्राप्त है। ये कथन गलत है। राजस्थान में जो है 33.33% नहीं है, बल्कि 1/3 है। अब राजस्थान में 1/3 आरक्षण स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्राप्त है। महिला शब्द नहीं है, 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त है, प्लस 1/3 शब्द होना चाहिए, न कि 33.33%। इसमें महिला शब्द भी नहीं है और 1/33.33 लिखा हुआ, दो गलतियां हैं इस शब्द के अंदर। अगला है, वित्तीय व्यवस्था कहां से होती है? तो ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, इन सबकी वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए 3 तरह के प्रोविजन हैं। पहला प्रोविजन कि कर लगा सकते हैं, कर की शास्ति कर सकते हैं। कर कैसे लगा सकते हैं? मेले उत्सव, मेला हो, उत्सव हो, उनमें कर लगा सकते हैं। पथ कर लगा सकते हैं, प्रमाण पत्र पर कर लगा सकते हैं, कोई प्रमाण पत्र जारी कर, आवास पे विज्ञापनों पे या विज्ञापनों पे कर लगा के जो है अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पंजीकृत संस्था या जैसे बैंक से ऋण ले सकती हैं ये संस्थाएं। या फिर तीसरा है अनुदान, राज्य सरकार इन्हें अनुदान प्रदान करती है, और एकमात्र जो व्यावहारिक तौर पर सोर्स है वो अनुदान ही, अनुदान से ही ज़्यादातर क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये सरकार चलती हैं। केवल शहरों के अंदर जो है कुछ कर लगा के इनकी इनकम हो जाती है, अदरवाइज अनुदान ही इनका मुख्य वित्तीय व्यवस्था का स्रोत है। किस पंचायत को, किस जिला परिषद को कितना अनुदान देना है, कौन से करों को वसूली में कितना हिस्सा देना है, ये जो है राजस्थान वित्त आयोग तय करता है। इसका तय करने का काम राजस्थान वित्त आयोग का होता है। राजस्थान वित्त आयोग तय करता है कि किस ग्राम पंचायत को कितना हिस्सा देना है और ये जो है किस में कितना कर ले सकते हैं। राजस्थान वित्त आयोग, अब राजस्थान वित्त आयोग 243 आई और वाई, इन दो के अंदर इसके संविधान में उल्लेख है। 243 आई अनुच्छेद के अंदर जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्त आवंटन का है, जबकि 243 वाई का शहरी निकायों को जो है वित्त आवंटन के बारे में वर्णन मिलता है। इसका राज्यपाल राजस्थान वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। 4 सदस्यों में 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं, कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं। और राजस्थान वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इन्हें हटाने की प्रक्रिया जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। राजस्थान वित्त आयोग के अंदर जो है 5 सदस्य होते हैं और 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और इनका जो है नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। त्यागपत्र की बात करें तो ये त्यागपत्र जो है राज्यपाल को देते हैं, और इनके कार्यों की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा जो है संगठित कर से पंचायतों को दिया जाने वाला अंशदान निर्धारण करना, इसके सिद्धांत बनाने का कार्य। इसके अलावा राज्य करों का एवं आवंटन पंचायतों को करने हेतु निर्धारक सिद्धांत कार्य, पंचायतों को वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की सिफारिश करना तथा राज्यपाल द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य भी, ये राजस्थान वित्त आयोग का कार्य होता है। राजस्थान वित्त आयोग, इसका गठन जो है अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के अंदर है। 243 आई ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि 243 वाई शहरी निकायों से संबंधित है। 5 सदस्य आयोग के अंदर 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, जिनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनको हटाने की प्रक्रिया जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष है। ये अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को दे सकते हैं। इनमें से कोई भी सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहे तो राज्यपाल को दे सकते हैं,
और इनका मुख्य कार्य जो है, राज्य वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है, यह राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित कर को पंचायतों को दिया जाता है। पंचायतों में किस अंशदान को किस किस का निर्धारण करने का सिफारिश का सिद्धांत बताती है कि कहाँ से कितना कर लिया जाए और किस इस कर को, संग्रहित किए हुए कर को किस प्रकार से पंचायतों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस बात का सिद्धांत जो बनाने का कार्य जो है राजस्थान वित्त आयोग का होता है। इसके अलावा पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनुदान का आवंटन हो या राज्यपाल के द्वारा किया गया कोई अन्य कार्य को जो है राजस्थान वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ये अपनी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की सलाह पर कितना क्रियान्वयन हुआ है, इस पर टिप्पणी के साथ में विधानमंडल में रखवाता है। इस रिपोर्ट को जो है राज्यपाल, ये जो राजस्थान वित्त आयोग है, राजस्थान वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट कहें या सलाह कहें, जो है राज्यपाल को देता है और राज्यपाल अपनी टिप्पणी के साथ में को जो है रिपोर्ट को जो है विधानमंडल में रखवाता है और विधानमंडल के अंदर जो है इस पर चर्चा होती है। 1995 में से 2000 तक इस आयोग के अध्यक्ष जो रहे थे वो के गोयल थे। 2000 से, यानी कि पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो के गोयल थे, दूसरे के हीरालाल देवपुरा थे, तीसरे के माणिक चंद सुराणा थे और चौथे के बीडी कल्ला थे और पांचवें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ज्योति किरण हैं। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण हैं। और जो थे इनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो रहा था, लेकिन कोरोना पीरियड के चलते हुए इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया था। अब तक राजस्थान वित्त आयोग में कुल 5 अध्यक्ष हुए। अब आगे बात करते हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग की, कि राजस्थान निर्वाचन आयोग क्या है। राजस्थान निर्वाचन आयोग की बात करें तो राजस्थान निर्वाचन आयोग क्या चीज है। अनुच्छेद 243 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 की धारा 119 में इस लेख है इसकी नियुक्ति राज्यपाल इसका जाती है। इसका पद से हटाना पद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान है। कार्यकाल 62 वर्ष या 6 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 62 वर्ष पहले ये थी, कार्यकाल जो है पहले जो था वो 62 वर्ष या 6 वर्ष की आयु जो है, पहले 6 वर्ष की आयु या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ऐसा कार्यकाल था पहले। लेकिन वर्तमान में जो है ऐसा आयु गया वर्ष कर दिया गया। 65 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ये स्थान है राजस्थान निर्वाचन आयोग का। 65 वर्ष की आयु अथवा 5 वर्ष जो भी पहले हो। प्रथम आयुक्त की बात करें तो अमर सिंह राठौर इसके पहले आयुक्त बने थे। पहले निर्वाचन आयुक्त जो है 1994 में अमर सिंह राठौर थे और वर्तमान के अंदर जो है आयुक्त कौन है पड़ेगा, अभी करंट से देख के लिखना है। वर्तमान में कौन है अभी देखते हैं, आयुक्त देख के बताऊंगा मैं आपको कौन है वर्तमान में राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष इस समय। इनके कार्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तथा नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव कराने का कार्य इसका होता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव कराने का कार्य होता है। इस हेतु निर्वाचन सूची, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तथा तैयार करना, अनुमोदन होने का कार्य, अनुमोदन करने का कार्य जो है चुनाव आयोग का होता है। चुनाव की तिथि
घोषित करने तक प्रकाशन करना, तिथियों का प्रकाशन करना करते हैं। अगर बाय द वे प्रकाशन आता है तो ये मतदान की तिथियों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। चुनाव चिन्ह आवंटन करने का काम चुनाव आयोग का होता है। उक्त चुनाव में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करना का कार्य है और चुनाव की गड़बड़ियों तथा मतदान को रोकना, पुनर्मतदान कराना, इस कार्य पर किसी भी न्याय संगत या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी चीज को। इसके डिसीजन को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। नोट 2010-11 में पंचायत सुदृढ़ीकरण पुरस्कार शुरू किए गए थे। 2010-11 के अंदर पंचायतों के अंदर सुदृढ़ीकरण पुरस्कार शुरू किए गए थे और ये सुदृढ़ीकरण पुरस्कार जो है हर वर्ष एक जिला परिषद को और 2 पंचायत समितियों को और 5 ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं। हर साल जो है एक जिला परिषद को, 2 पंचायत समितियों को और 5 ग्राम पंचायतों को जो है पंचायत सुदृढ़ीकरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये अब तक हमने देखा ग्रामीण स्वशासन। अब हम ग्रामीण स्वशासन की बात करी थी। हमने पंच सरपंचों को चुना था, हमने पंचायत समिति सदस्यों को चुना और जिला पंचायत समिति। अब हम बात करते हैं नगरीय स्वशासन की। तो नगरीय स्वशासन जो है ग्रामीण स्वशासन 73वें संविधान संशोधन से बनाया गया था, के तहत लागू हुआ था, जबकि नगरीय स्वशासन जो है 74वें संविधान संशोधन से बना है। शहरी लोगों के द्वारा शहरी सरकार का निर्वाचन किया जाता है। शहरी स्वशासन में भाग लिया जाता है शहरी लोगों के द्वारा। सबसे पहले मद्रास की बात करें, सबसे पहले मद्रास के अंदर जो है नगर निगम स्थापित की गई थी। निगम भारत के अंदर 1687 ईस्वी में पहली नगर निगम थी जो कि मद्रास के अंदर स्थापित की गई थी। बाद में बम्बई, कलकत्ता के अंदर भी नगर पालिकाएं जो है 1726 के अंदर बनी थी। बम्बई और कलकत्ता के अंदर नगर पालिकाएं 1726 ईस्वी में बनी थी। यानी कि सबसे पहले मद्रास में नगर निगम बनी 1687 में। इसके बाद बम्बई और कलकत्ता में 1726 में नगर पालिकाएं बनी थी। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय स्वशासन को लागू किया गया। यानी कि लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं या मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहें, स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन कहलाता है। 1919 में जो है एक्ट आया था 1919 के एक्ट में स्थानीय एवं नगरीय स्वशासन को द्वैध शासन में भारतीय मंत्री को हस्तांतरित किया गया था। यानी कि 1919 में स्थानीय और नगरीय स्वशासन को द्वैध शासन को भारतीय मंत्री को दे दिया गया था। भारतीय मंत्री को स्थानांतरित कर दिया गया था, ब्रिटिश से स्थानांतरित होकर भारत आया था। इसके बाद में अब स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के अंदर 1 जून 1993 को संविधान संशोधन होता है जो कि भाग 9 क या अध्याय 9 का के अंदर आता है। अनुच्छेद 243 पी से लेके जेड तक, अनुच्छेद 243 पी से लेके जेड तक इसका वर्णन मिलता है। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसके अंदर 18 विषयों का जिक्र मिलता है, जबकि 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषयों का जिक्र मिलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, 11वीं अनुसूची में कितनी विषयों हैं। एक एक करके हम सभी अनुच्छेदों को पढ़। अनुच्छेद लगभग वैसे ही हैं जैसे हमने पहले पढ़े थे। 243 पी के अंदर परिभाषा है नगर पालिका, और इसमें नगर पालिका शब्द कहा गया है, नगर परिषद या नगर निगम नहीं कहा गया है। नगर पालिका की परिभाषा दी गई है। 243 क्यू के अंदर दिया गया, 200 के बारे में दिया गया। 243 आर में रचना है। एस के अंदर बाढ़ सभाओं की स्थापना है, जबकि टी में आरक्षण है। यू के अंदर कार्यकाल है। 243 वी के अंदर निहरता है।
243 डब्ल्यू में शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्वों का वर्णन है, जबकि एक्स के अंदर 243 एक्स के अंदर जो है कर अध्यादेश, कर और अध्यादेश करने की शक्तियां हैं। 243 वाई में राज्य वित्त आयोग है। 243 जेड में लेखा परीक्षा है। 243 जेड ए के अंदर निर्वाचन है और 243 जेड डी में जिला आयोजना समिति का गठन के बारे में बताया गया है। 74वें संविधान संशोधन में नगरीय निकायों को नगर पालिका कहा गया है और नगर पालिकाओं को जो है 3 भागों में बांटा गया है: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में नगर पंचायतें नहीं होती हैं। राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका होती है। नगरीय निकाय 1864-65 में माउंट आबू के अंदर पहली नगर पालिका बनी थी। माउंट आबू नगर पालिका को पहली नगर पालिका बनाया गया था राजस्थान के अंतर्गत। 1864 में पहली नगर पालिका थी, जबकि 1866 में अजमेर को भी नगर पालिका घोषित किया गया था राजस्थान के अंतर्गत। 1867 में ब्यावर को नगर पालिका बनाया गया था, जबकि 1868-69 में जयपुर नगर पालिका का गया था। ये देश में आज़ादी से पूर्व निकायें थी। 1864 में माउंट आबू को पहली नगर पालिका, तीसरी अजमेर, तीसरी ब्यावर और चौथी जयपुर को बनाया गया था। राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम 1951। राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम 1951 आया था पहले। फिर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 आया था। उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन हुआ। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है राजस्थान नगरीय निकाय अधिनियम 1994 बनाया गया। राजस्थान नगरीय निकाय अधिनियम 1994 बनाया गया। ये 1 जून 1994 से लागू हुआ और 9 अगस्त 1 जून 1994 को प्रस्ताव पारित हुआ था ये, और राजस्थान 1994 अगस्त 1994 को लागू हुआ था। राजस्थान में नगरीय विकास एवं पंचायत शासन विभाग का गठन किया गया। राजस्थान में नगरीय विकास एवं स्वशासन विभाग नगरीय निकायों पर नियंत्रण एवं निर्देशन रखने का कार्य करता है। ये निकाय जो है नगर निगम की बात करते हैं। सबसे पहले नगर निगम 5 लाख या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में नगर निगम है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 10 नगर निगम है, 7 जिला संभाग मुख्यालयों पर, जबकि जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर दो हैं। जयपुर के अंदर 2 हैं। 2 कौन कौन सी हैं, क्या क्या नाम है उनके अंदर? पहली है जयपुर हेरिटेज और दूसरी जयपुर सिटी। जयपुर हेरिटेज और जयपुर सिटी। जबकि जोधपुर और कोटा के अंदर कोटा उत्तर दक्षिण, इसी प्रकार से जोधपुर उत्तर दक्षिण, दो नगर निगम हैं। जबकि बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में एक नगर निगम है कुल मिलाकर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान के नियम बना, राजस्थान के अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया गया, जो कि वर्तमान में 1994 के स्थान पर लागू हुआ है। पहले जो अधिनियम 1994 था उसके स्थान पर जो है अब वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू है। 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया एवं नगरीय निकायों के सभापति को प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाएगा। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी पुनः लागू की गई है।
राइट टू रिकॉल, यानी कि जनता चाहे तो उसे वापस दोबारा से हटा सकती है। ये व्यवस्था भी 2019 के अंतर्गत अब यानी कि नगर निगम का जो चुनाव होगा, नगर निकायों का जो चुनाव होगा, उसमें जनता सीधे ही जो है अध्यक्ष का चुनाव करेगी, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनाव होगा नगरीय निकायों के सभापति का। नगर निगम 10 हैं। यहाँ पर जो है मेयर, महापौर या चुने जाते हैं। इसके अंदर जो अध्यक्ष होता है, उपपौर होता है, उप महापौर होता है। जनता जो है पार्षदों का चुनाव करती है और पार्षद जो है मेयर या उप मेयर, जिसे मेयर को महापौर या उप महापौर भी कहते हैं, उनको चुनाव करते हैं। इसके 5 अंग होते हैं। इसमें जो संसद बनती है, इसकी लोकल जो वो बनती है, उसमें 5 अंग होते हैं। एक तो पार्षदों का निगम होता है, जो कानून बनाने वाली संस्था है, विधि बनाने वाली संस्था होती है। दूसरी समिति बनाते हैं, इसके अंदर क्रियान्वयन कार्य हेतु पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं, जिनका औपचारिक अध्यक्ष जो है मेयर ही होता है। दूसरा कार्य इसका ये होता है, दूसरा अंग जो है इसका ये होता है। तीसरे की बात करें तो महापौर नगर निगम की बैठक बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। समितियों का गठन एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन का कार्य भी यही करता है। आयुक्त से कार्यों की रिपोर्ट लेता है और बजट बनवाता है। और आयुक्त जो होता है, इसके अंदर आयुक्त जो होता है वो एक आईएएस होता है, आईएएस अधिकारी होता है, जिसे आयुक्त कहते हैं या अधिकारी कहते हैं। क्रियान्वयन का कार्य करता है, प्रशासनिक कार्यों का मुखिया होता है ये। अभिलेखन कार्य करवाता है, वित्त पर नजर रखता है, पट्टा, लाइसेंस, लीज आदि प्रदान करता है। इन कार्यों का निष्पादन करता है। ठेका, निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना जारी करने का कार्य जो है ये आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी करता है। यानी कि कुल मिलाकर के अंदर 5 नगर निगम के अंदर 5 बॉडी होती है। 5 बॉडी कौन कौन सी होती हैं? पहली बॉडी होती है पार्षदों का निगम होता है। दूसरी समितियां बनती हैं। तीसरी बात करें तो महापौर होता है। तीसरा महापौर होता है। चौथा उप महापौर होता है। 5वां आयुक्त होता है। ये 5 अंग होते हैं नगर निगम के। नगर परिषद की बात करें तो 1 लाख से अधिक की आबादी पर नगर परिषद हुआ करती है। 1 लाख से अधिक की आबादी पर नगर परिषद होती हैं और 1 लाख से लेके ये 4,99,999 यानी कि 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी पर परिषद होती हैं, नगर परिषद होती हैं। नगर परिषदों का गठन किया जाता है। इनके भी 5 अंग होते हैं नगर परिषदों के भी। पहला अंग पार्षदों की परिषद होती है, पहला अंग जो होता है। और इन पार्षदों की परिषद के अंग का काम जो है अपने क्षेत्र में जो है विधि निर्माण करने का कार्यों को मंजूरी देने का कार्य होता है। दूसरा होता है जिसे सभापति होता है, जिसे मेयर कहते हैं। तीसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे आयुक्त भी कहते हैं, सीईओ कहते हैं। ये आरएएस अधिकारी होता है नगर परिषदों के अंदर। और चौथा समितियां होती हैं और 5वां उप सभापति होता है। यानी कि जो वहाँ पे होते हैं, अंग होते हैं, वही अंग नगर पार्षद के अंदर होते हैं और लगभग वही कार्य होते हैं। नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन्हें नगर पंचायत कहा गया था। इन्हें नगर पंचायत कहा गया था। और जो अध्यक्ष होता है उसे चेयरमैन या सभापति कहते हैं। नगर पालिका में सभापति या चेयरमैन कहते हैं इसे। नगर निगम में महापौर कहते हैं। अच्छा, इनकी जो नगर पालिकाओं का गठन जो होता है वो 20,000 से लेके 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में होता है। 20 लाख से लेके 1,000 तक की आबादी वाले शहरों में नगर पालिकाएं बनाई जाती हैं। और नगर पालिकाएं भी 3 तरह की नगर पालिकाएं ग्रेड सेकंड, नगर पालिकाएं तृतीय, नगर पालिकाएं चतुर्थ ग्रेड की। पालिकाएं सेकंड वो होती हैं 1,000 से 99,000 1 होती है। नगर पालिका थर्ड तृतीय प्रकार की वो होती हैं जिनकी आबादी 25,000 से 50,000 के बीच में होती है। और नगर पालिकाएं चतुर्थ वो होती हैं जिनकी आबादी 20,000 से लेके
25,000 के मध्य होती है, वो नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आती है। नगर पालिका फिर प्रथम श्रेणी कौन सी होती है? तो नगर पालिका प्रथम श्रेणी की जो है नगर परिषद होती है, जिनकी आबादी 1 लाख से लेकर 5 लाख के मध्य होती है, वो नगर पालिका प्रथम श्रेणी की परिषद के नाम से जानते हैं हम राजस्थान में। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो ईओ होता है, जिसे अधिशासी जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, और ये राजस्थान के अधीनस्थ सेवा का सदस्य होता है, अधीनस्थ सेवा का सदस्य। ये जो है इसके कार्य भी सभी वही होते हैं जो कि आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी अपने क्षेत्र के। इनके कार्यकाल की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कारण से किसी भी कारण से तो रिक्त हो तो शेष कार्यकाल हेतु चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होते हैं, बीच में चुनाव होते हैं। मध्य में जो है रिक्त पद होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। 243 के और 243 जेड राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ के चुनाव कराता है, और इनका जो सबका जो कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष होता है। चाहे हम वार्ड पंच की बात करें, चाहे सरपंच या पंचायत समिति का सदस्य हो, या प्रधान हो, या जिला परिषद सदस्य हो, या जिला प्रमुख हो, या नगर निगम या नगर कोई भी हो, सब पालिका कोई भी हो, सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और सबके अंतर्गत अगर बीच में किसी भी कारण से कोई पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंतर्गत जो है उस पद पर उपचुनाव कराना होता है, या उपचुनाव कराना होता है, उसे उपचुनाव ही कहते हैं। राइट टू रिकॉल की बात करें कि राइट टू रिकॉल क्या होता है। राइट टू रिकॉल अभी लागू किया गया, 2019 से राइट टू रिकॉल लागू किया गया। तो नगर निकायों के सभापति को हटाने के लिए ये व्यवस्था की गई है, राइट टू रिकॉल। इन चुनावों के अंतर्गत 2 वर्ष के बाद निकाय के 1/3 सदस्य लिखित रूप से सक्षम अधिकारी को देंगे। 3/4 सदस्य अगर प्रस्ताव पास कर देते हैं तो ये जो है अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। मतदाताओं से राय ली जा सकती है कि हटाना है या नहीं। यदि मतदाता हटाने के मत का बहुमत देते हैं तो ही हटाया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकेगा। राइट टू रिकॉल में क्या किया गया है, नगर निगम के सभापतियों के द्वारा 1/3 सदस्य चाहते हैं, 1/3 सदस्यों ने लिखित में प्रस्ताव दिया कि साहब हमें ये अध्यक्ष हटाना है, ये सभापति हटाना है। 3/4 सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये हटाया जाए, तो उसके बावजूद अध्यक्ष नहीं हटेगा। उसके बावजूद फिर अब मतदाताओं से पूछा जाएगा कि मतदाताओं से दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी कि इस अध्यक्ष और सभापति को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। अगर मान लो मतदाताओं ने फिर से सभापति को नहीं हटाने के पक्ष में वोट दे दिए तो सभापति नहीं हटेगा। ऐसा राजस्थान में एक बार हुआ है। 12 जिले की मांगरौल नगर पालिका के अंदर मांगरौल नगर पालिका का सभापति अशोक कुमार जैन के लिए हटाने के लिए जो है 12 को जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ था, राइट टू रिकॉल अप्लाई हुआ था। कहां पर? ध्यान रहे, मांगरौल नगर पालिका के बारौल नगर पालिका, 12 जिले की मांगरौल नगर पालिका में इस तरह का राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब अगर हम प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न पूछते हैं, जैसे भारत में कितने प्रकार के नगरीय निकाय हैं, तो इसकी बात करें तो भारत में प्रकार के नगरीय निकाय हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर 5 प्रकार के नगरीय निकाय हैं। भारत में 8 प्रकार के नगरीय निकाय हैं। ध्यान रहे, हम 3 नगरीय निकायों की बात नहीं करेंगे, जैसे हम जो नॉर्मली जो बात करते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो राजस्थान के अंदर 5 प्रकार के नगरीय निकाय हैं, 8 प्रकार के नगरीय निकाय। कौन कौन से? पहले राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं, भारत की बात कर लें। 3 की बात, पहले उन 3 की बात करते हैं जो राजस्थान में नहीं है। सूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र, एक शहर, और तीसरा है बंदरगाह क्षेत्र ट्रस्ट। ये तीनों ही राजस्थान में नहीं है। अधिसूचित क्षेत्र समिति राजस्थान में नहीं है, शहरी क्षेत्र समिति राजस्थान में नहीं है, और बंदरगाह क्षेत्र समिति राजस्थान में नहीं है, यानी कि पोर्ट ट्रस्ट जिसे कहते हैं। लेकिन के अलावा चौथे प्रकार की विशेष उद्देश्य वाली निकाय होती हैं।
विशेष उद्देश्य वाली निकाय होती हैं जिन्हें विकास प्राधिकरण कहा जाता है या नगर विकास प्राधिकरण कहा जाता है। जेडीए, जैसे जेडीए की बात करें, जयपुर जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, या कई जिलों में यूआईटी की स्थापना की गई है, यूआईटी होती हैं। ये भी एक निकाय है, ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में जयपुर विकास प्राधिकरण 1988 में स्थापित हुई थी, जोधपुर विकास प्राधिकरण 2008 में और अजमेर विकास प्राधिकरण 2000 हुई थी। जबकि नगर विकास न्यास यूआईटी भी कई जिलों के अंदर स्थापित है। चार हो गए। पांचवी की बात करें तो पांचवी है छावनी क्षेत्र। छावनी क्षेत्र यानी कि सैन्य छावनी क्षेत्रों में, सैन्य छावनियां जहां पर होती हैं, सैन्य परिवार या सामान्य परिवार जहां पर रह रहे होते हैं, भारत सरकार के रक्षा विभाग के अधीन आती हैं। ये जो है एक नगर पालिका का टाइप है। ऐसी राजस्थान में 1818 के अंदर नसीराबाद के अंदर भी थी। राजस्थान में भी सैन्य छावनियां हैं। राजस्थान में भी सेना की टुकड़ियां रहती हैं, सेना के जवान रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के इलाकों में वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह की छावनियाँ जो हैं, छावनी क्षेत्र जो है वहाँ पर राजस्थान में है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, तीन ही है। तो एक बार दोबारा से देखें, राजस्थान के अंतर्गत बात करें हम अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्वेश्चन था हमारा कि भारत में कितने प्रकार के नगरीय निकाय हैं। तो भारत में 8 प्रकार के नगरीय निकाय, ये ध्यान रखना। राजस्थान के भू क्षेत्र में कितने के नगरीय निकाय? कि राजस्थान के भू क्षेत्र में केवल प्रकार के नगरीय निकाय। राजस्थान के क्षेत्र में जो है 5 प्रकार के नगरीय निकाय, जबकि भारत में 8 प्रकार के नगरीय निकाय। राजस्थान में कौन कौन से हैं? एक तो है जेडीए अथवा यूआईटी, यानी कि विकास प्राधिकरण अथवा नगर विकास निगम लिमिटेड। इसके अलावा छावनी क्षेत्र, जहां पर सैन्य छावनियां रहती हैं, सैन्य परिवार या सामान्य परिवार भी रहते हैं, वो क्षेत्र, या नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ये 5 क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर। 5 तरह के निकाय हैं, नगरीय निकाय। जबकि भारत के अंदर इनके अलावा 3 तरह की और हैं, अधिसूचित क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और बंदरगाह क्षेत्र। ये 3 तरह की और हैं भारत। इस तरह से 8 प्रकार के नगरीय निकाय भारत के अंदर होते हैं। राजस्थान पंचायती अधिनियम 1999 के द्वारा ग्राम सभा की संरचना के बाद करने के बाद 26 जनवरी 1999 में जयपुर के मुहाना में ग्राम सभा का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान में 1999 में के द्वारा ग्राम सभा की संरचना का निर्धारण किया गया था। 1999 जो संविधान, राजस्थान पंचायती संविधान संशोधन 1999-2000 प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें ग्राम सभा के गठन की बात की गई थी। और इस ग्राम सभा का जो उद्घाटन किया गया था, वो उद्घाटन जयपुर के मुहाना में ग्राम सभा का उद्घाटन किया गया था श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उद्घाटन किया गया था। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच की बात करें तो श्रीमती छगन बहन है, जो कि गोलछा से पहली सरपंच बनी थी। गोलछा से पहली महिला प्रमुख की बात करें तो ये श्रीमती नगेंद्र बाला हैं, जो कि कोटा से संबंध रखते हैं। नगेंद्र बाला पहली जिला प्रमुख हैं, कोटा की रहने वाली हैं। जबकि पहली महिला सरपंच की बात करें, छगन बहन है, श्रीमती गोलछा से संबंधित हैं। गोलछा से पहली सरपंच बनी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा पंचायत राज अधिनियम, या स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन मिलाकर था। ये दोनों ही तरह का। वीडियोस थोड़ा सा लंबा हुआ, आपने हमें कोऑपरेट किया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।